Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we are going to discuss one of the most talented and young poet of romantic era, that is John Keats. जॉन कीट्स की आज हम बायोग्राफी डिस्कस करेंगे और उनकी लाइफ करियर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। उनकी लाइफ और उनके करियर उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि जॉन कीट्स की पोइट्री के ऊपर उनके कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांटिसिज्म, उनका कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट, ब्यूटी, मॉर्टेलिटी और उनके तमाम जो थीम्स हैं जो उनकी पोइट्री में हमें नज़र आते हैं, उनके ऊपर उनकी पर्सनल लाइफ की छाप जो है वो बहुत गहरी नज़र आती है। देयर आर डीप इम्प्रिंट्स ऑफ हिज पर्सनल लाइफ ऑन हिज पोइट्री एंड हिज पोइटिक थीम्स। सो हम देखते हैं कि जॉन कीट्स की लाइफ किस तरह की थी और उनके ऊपर कौन-कौन से इन्फ्लुएंसेस थे और किस तरह के हालात में उन्होंने पोइट्री लिखी। हियर इज़ एन इमेजिनरी पिक्चर ऑफ जॉन कीट्स। इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, बट देयर आर नो ऑथेंटिक ओपिनियन अबाउट this picture. If we talk about Keats' introduction, he was born in 1795, died in 1821. So हम देख सकते हैं कि उनकी एज सिर्फ 26 साल थी। He was an English romantic poet known for his vivid imagery, emotional depths, and profound meditations on beauty and mortality. Despite his short life and career, he left an indelible mark on English literature, with his poetry becoming a cornerstone of Romanticism. कहा यह जाता है कि रोमांटिसिज्म और रोमांटिक ईरा में, रोमांटिक एज में, ही वॉज द लास्ट टू बी बॉर्न एंड ही वॉज फर्स्ट टू डाई। कि वो उनका जो ताल्लुक था, ही बिलोंग्ड टू द यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स। इनकी पैदाइश सबसे एंड पे हुई और इनकी डेथ सबसे पहले हुई। तो हम ये कह लें कि जॉन कीट्स की जो शायरी थी उसकी उनकी जो टोटल एज थी दैट वाज 26 ईयर्स, 25 एंड हाफ आप कह लें। तो उसमें उन्होंने जो उनको पोइट्री लिखने का जो मौका मिला वो तकरीबन कोई 6-7 साल था। तो उन 6-7 सालों में उन्होंने मैचलेस पोइट्री लिखी। ही वाज वन ऑफ द लेजेंडरी फिगर्स फ्रॉम दैट ईरा। अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो ही वाज बोर्न ऑन 31st October 1795 in Moorgate, London. He was the eldest of four surviving siblings. His father, Thomas Keats, was a stable keeper, so he was from a humble background. And his mother, Frances Jennings Keats, died of tuberculosis when John was only 14. सो एक तो हम्बल बैकग्राउंड, दूसरा रूरल बैकग्राउंड और फिर दूसरा एक चीज़ इसमें और ऐड होगी जो आप देख सकते हैं, दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस। ये ट्यूबरकुलोसिस या टीबी ऐसी मर्ज़ था, एक ऐसा मर्ज़ था, एक ऐसी डिज़ीज़ थी कि जो उनकी फैमिली में पहले से मौजूद थी और बाद में उनके भाई और वो खुद भी इसी का शिकार हुए। सो इस ट्यूबरकुलोसिस का उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। इट इज़ वन ऑफ द काजेज़ ऑफ हिज़ सफरिंग थ्रू आउट हिज़ लाइफ एंड इट ऑल्सो बिकेम द काज़ ऑफ हिज़ डेथ। If we talk about his education, he attended Enfield Academy, where he developed a love for literature and classical studies. ये एक ऐसी इदारा था जहाँ पर उन्होंने लिटरेचर पढ़ा, उनकी क्लासिकल स्टडीज़ के बारे में उनकी जो इंटरेस्ट थी वो बढ़ी। और अभी ये पढ़ रहे थे तो ड्यूरिंग दैट पीरियड हिज पेरेंट्स की डेथ हुई। सो कीट्स वाज अप्रेंटिस टू एन apothecary surgeon but found his true passion in poetry. तो उनको एक सर्जन के पास एक अप्रेंटिस के तौर पे, एक मेडिकल टेक्नीशियन के तौर पे उनको जॉब मिली, जो उन्होंने जॉब की, लेकिन वो क्योंकि उस जॉब के लिए नहीं बने थे, ही वाज़ मिसफिट फॉर दैट जॉब। ही केप्ट ऑन इंक्रीजिंग हिज ट्रू पैशन फॉर पोएट्री और आगे फिर पोएट्री ही लिखी उन्होंने। अगर हम उनकी पोएट्री पे जाएँ, इनकी ट्रांज़िशन टू पोएट्री में जाएँ तो ही इन 1816 कीट्स अबैंडन हिज मेडिकल करियर टू फोकस ऑन पोइट्री। वो मेडिकल प्रोफेशन छोड़ा, पोइट्री की तरफ आए और उनका जो सर्कल था लिटरेरी फ्रेंड्स में उसमें ली हंट, बड़े-बड़े नाम हैं, बिग नेम्स, ली हंट, पर्सी बिशे शेली, अगेन वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स, एंड चार्ल्स ब्राउन एनकरेज हिम टू राइट। सो ये ऑलरेडी बहुत बड़े नाम थे, बहुत बड़े पोएट्स थे, बहुत बड़ी फिगर्स थी इन लिटरेरी सर्कल। तो उनकी कंपनी में रहते हुए उन्होंने अपनी शायरी लिखी। हिज फर्स्ट पोएम Poems के नाम से in 1817 received little attention but marked the beginning of his poetic journey. पहली जो बुक थी, जो कलेक्शन थी पोएम्स के नाम से इन 1817,
इसी को बहुत ज़्यादा इनको फ़ेम तो नहीं मिला, लेकिन इन्होंने अटेंशन सीख की लोगों की, जो लोग पढ़ रहे थे, जो रीडर्स थे या क्रिटिक्स थे। अगर इनके मेजर वर्क्स पे आएँ और इनके लिटरेरी अचीवमेंट्स पे आएँ तो कीट्स करियर स्पैन ओनली अबाउट 6 इयर्स। आप कह लें कि 19 इयर्स की एज में पोएट्री लिखना शुरू की, 1920 में, और 26 तक लिखी। येट ही प्रोड्यूस सम ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट्री इन इंग्लिश लैंग्वेज। कई पब्लिकेशंस में सबसे पहले जो बड़ा नाम है दैट इज़ एंडिमियन इन 1818। इट वाज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बेस्ड ऑन ग्रीक मिथोलॉजी। और इसी की फेमस लाइन है, ओपनिंग लाइन, अ, एक बड़ी फेमस लाइन, बड़ी लेजेंडरी लाइन, दैट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर। ये इसी पोएम में से, लॉन्ग पोएम में से ली गई है। सबसे पहली इसकी ओपनिंग लाइन है। सेकंड वर्क पे चलें तो लामिया, इज़ाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज एंड अदर पोएम्स, ये 1820 में लिखी गई। इंक्लूडेड सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क, इसी में फिर आ जाती है ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशन एंड ओड टू ऑटम। बड़ी लीडिंग prominent works इनके, जो ओड्स हैं जो उन्होंने लिखी। These poems are revered for their lyrical beauty, profound philosophical reflections and mastery of form। ये वो poems हैं, ओड्स हैं, जो कि पहचान है, recognition है किड्स की all over the world। तो इवन उनकी डेथ के बाद, तो ये सारी 1820 के अराउंड लिखी गई। अगर हम जाएं थीम्स की तरफ, तो सबसे पहला जो थीम हमें नजर आता है दैट इज ब्यूटी। फॉर किड्स, ब्यूटी वाज इटर्नल एंड ट्रांसेंडेंट। अब किड्स के यहाँ, डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि आपको ब्यूटी दो अलग-अलग फॉर्म्स में लिखा हुआ नज़र आएगा। समटाइम्स इट वुड बी रिटन विद स्मॉल लेटर बी, समटाइम्स इट वुड बी रिटन विद कैपिटल लेटर बी। तो इन दोनों में थोड़ा फ़र्क ये है कि जो स्मॉल लेटर बी है, ये इट इज़ ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ लाइफ, ब्यूटी ऑफ एनवायरनमेंट कह लें, ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बट व्हेन इट टर्न्स टू बी कैपिटल ब्यूटी, तो इसकी जो वैल्यू है, जो इसका स्टेटस है, दैट इज इटर्नल एंड ट्रांसेंडेंट। तो ये एक ट्रांसेंडेंट नेचर है ब्यूटी की, जो इनकी पोइट्री में भी मिलती है। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। और फिर ब्यूटी इज ट्रूथ ब्यूटी में भी हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बाद में डिस्कस करेंगे। सो पहला बड़ा कॉन्सेप्ट, बड़ा थीम इन कीट्स इज ब्यूटी। सेकंड थीम इज मॉर्टेलिटी, डेथ, eternity, life after death, या life at the verge of death। ये इनके बड़े थीम्स हैं। He often meditated on the fleeting nature of life। ज़िंदगी की जो एक ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ है, उसके बारे में वो उन्होंने लिखा, सोचा, उसी के ऊपर, उसी फिलॉसफी पे लिखा। एंड इन ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ओन फ्रेजाइल हेल्थ। खुद उनको भी टीबी हुई, उनके भाई को भी टीबी हुई, उनकी मदर की भी टीबी से डेथ हुई। तो इन तीनों की डेथ जो है, वो क्योंकि टीबी से हुई, तो इनकी अपनी लाइफ में यंग एज में ही डेथ का फियर, डेथ का एक जो फीलिंग है वो आनी शुरू हुई। सो दैट्स व्हाई इनकी पोइट्री में डेथ और ट्रांजिएंट और आर्जी नेचर जो ज़िंदगी की है, उसके बारे में हमें बहुत कुछ मिलता है। Third is imagination. He is very rich in his imagination. His poetry celebrates the power of the human imagination to transcend reality. His journey from material life, from physical life to eternity, and the transcendent nature of reality, ये हमें उनकी इमेजिनेशन के थ्रू हमें जो है वो पढ़ने को मिलती है। अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ और चैलेंजेस के बारे में बात करें, तो कीट्स फेल डीपली इन लव विद फैनी ब्राउन। बहुत बड़ा रोल है फैनी ब्राउन का उनकी लाइफ में। His concept of love is directly related to his own love, love of Fanny Brown, but their engagement was marked by tragedy due to his declining health। लेकिन ये भी हमें पता है, ये आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ लेंगे एटलीस्ट, के फैनी ब्राउन उनकी जो डिक्लाइनिंग हेल्थ है उसकी वजह से उनको छोड़ गई थी, while he was suffering from द फेटल ट्यूबरक्लोसिस। और उससे कुछ अर्सा पहले उनके भाई टॉम कीट्स की डेथ भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो चुकी थी। सो फैनी ब्राउन का जो है वो उनकी पर्सनल लाइफ में जो इनका छोड़ के जाना जो है वो एक पर्सनल लॉस था। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थी, हार्श क्रिटिसिज्म उनके काम के ऊपर जो हुआ, तो इट ऑल एडेड टू हिज डिफ़िकल्टीज़। तो ये सारी उनकी जो लाइफ के चैलेंजेस हैं, उसमें ये लॉस ऑफ लव, उनकी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, क्रिटिसिज्म ऑन हिज वर्क, ये सारी चीज़ें ऐड अप होती चली गईं। In 1820, Keats showed some symptoms of tuberculosis, the disease that claimed his mother and brother. He moved to Italy in hopes of recovery, but succumbed to the illness on February 23, 1821 in Rome. So Rome में
1921 में इनकी डेथ हुई एंड ही वाज बैरिड इन द प्रोटेस्टेंट सिमेट्री इन रोम। आज भी ये बैरिड हैं रोम में, इटली, अंडर अ टूमस्टोन दैट रीड्स हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। तो ये एक बड़ी मशहूर लाइन उनकी, जो टूमस्टोन है, जो उनका कतबा है, उसके ऊपर ये लिखी गई है। तो यहाँ पर उनकी लाइफ ख़त्म होती है। अगर हम बात करेंगे कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो कौन सी ऐसी लेगेसी जो पोइट्स के लिए और अपने रीडर्स के लिए छोड़ गए। इनिशियली कीट्स पोइट्री वाज नॉट वेल रिसीव्ड बट हिज रेपुटेशन ग्रू पोस्ट्यूमसली। जो उनकी शुरू में तो उनको इतनी ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिली, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम और उनकी डेथ के करीब और ज़्यादातर उनकी डेथ के बाद उनकी शायरी को रिकग्निशन मिली। Today he is celebrated as one of the greatest romantic poets, with his works inspiring countless readers and writers. आज तो खैर he is a star, he is a legend, he is बहुत renowned figure हैं और आप कह लें कि prominent figure हैं इसमें romantic poetry में. His focus on beauty, art and human condition remains timeless. अगर इनकी पोइट्री ब्यूटी पे, आर्ट पे, ह्यूमन कंडीशन पे, तो इस जैसा ट्रीटमेंट इन थीम्स को किसी और शायर ने नहीं दिया. दैट रिमेन्स टाइमलेस. Keats' life, though tragically short, was a testament to the enduring power of creativity and resilience in the face of adversity. So इनकी लाइफ एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, एक बेहतरीन नमूना है, मॉडल कि एडवर्स कंडीशंस में आप कैसे क्रिएटिव वर्क करते हो, आप एक कैसे अपना क्रिएटिविटी को ज़िंदा रखते हैं, कैसे अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं, अपनी रेज़िलियंस, अपनी क्रिएटिविटी के साथ पोइट्री लिखते हैं और कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं इस मॉर्टल वर्ल्ड में, जहाँ आपको ये ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो दैट यू आर गोइंग टू डाई विदिन डेज़। सो यहाँ पर जॉन कीट्स की जो बायोग्राफी, उसका एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम उनकी पोइट्री, उनकी पोएम्स, उनकी पोइट्री के फीचर्स लेके तो मैं हाज़िर होऊँगा इंशाल्लाह। उनको ये सारे फीचर्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। उनकी लाइफ़ हिस्ट्री के बारे में कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।